मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। सीडीपीओ के मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा डिमांड की गई थी कि इसके क्वेश्चन दे दिए जाएं और जो एमसीक्यू दिया गया था उसके संभावित उत्तर की भी डिमांड की गई थी। समय नहीं मिल पा रहा था, समय मिला है इसलिए सारे पेपर का मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन कैसा आया था आप लोग देख लीजिए ताकि भविष्य में आपके लिए आधार बन सके। फिर सीडीपीओ वगैरह की वैकेंसी आती है, क्योंकि सीडीपीओ की वैकेंसी झारखंड में बहुत सारी खाली हैं, तो संभावना है कि भविष्य में ज़रूर आएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिए। और सीडीपीओ जिनका भी टारगेट है एलएसडब्ल्यू को पहले से फिनिश करके रखिए ताकि अंत समय में समस्या उत्पन्न ना हो। यहाँ पर देखिए जो पेपर 1 का ये प्रश्न पत्र है, इसमें आपका खंड ए जो ग्रुप ए जो था आपका वस्तुनिष्ठ था। 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित थे, यानी कि 20 पेपर 1 की बात कही जा रही है। जो टोटल 100 मार्क्स के थे उसमें 20 मार्क्स जो थे आपके ऑब्जेक्टिव के थे। उसके अलावा आपका ग्रुप बी दूसरा था, ये हो गया आपका ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ग्रुप बी जो था आपका सब्जेक्टिव था। ग्रुप बी का भी सेक्शन 1 और 2 था। सेक्शन 1 में 3 प्रश्न दिए गए थे जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना था और प्रत्येक के लिए 20 अंक थे, यानी कि 40 अंक हो गए आपके सेक्शन ए में और सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 जो था ग्रुप बी का, उसमें भी 3 प्रश्न थे जिसमें 2 आपको बनाने थे। ठीक है, 3 प्रश्नों में 2 बनाने थे और दोनों के 20 अंक, यानी कि 40 अंक। इस प्रकार 40 + 40 + 20 यानी कि टोटल 100 मार्क्स के ये पेपर थे, पेपर 1 सामान्य अध्ययन का। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन क्या था। जो मैथ्स के क्वेश्चन थे पेपर 1 में स्टेट के, उसको पूरी तरीके से आपको एमसीक्यू में डाल दिया गया था, है ना। ये पहला क्वेश्चन था एक उम्मीदवार वाले और इस आधार पर आपको उत्तर देना था। इसका बी होगा 360 आंसर। और विजेता कौन है, ये आपका एस होगा। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा हाई रेजोल्यूशन पर देखिएगा। ओके, थोड़ा हाई रेजोल्यूशन पर देखिएगा, पूरा क्लियर दिखेगा। उसके अलावा 3 नंबर, विजेता तथा निकटतम प्रतिद्वंदी के मध्य कितने वैध मतों का अंतर रहा, तो 120। नेक्स्ट जो आपका है, इस आधार पर आपको उत्तर देना है अगले 3 प्रश्नों का। विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन साइंस? 560। कितने विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए लेकिन विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स बट फेल्ड इन साइंस? 260। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण और कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड दोज हु फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट? 79:46 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पष्ट आ गया है। सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में भर्ती के विविध स्कूलों के विद्यार्थियों एवं उनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का विवरण प्रतिशत में नीचे दिए गए हैं। अलग अलग चित्रों से इन्हें दर्शाया गया है, तो चित्रों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। चित्रों को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्न संख्या 7 से 10 का उत्तर देना है। ये आपके चित्र हैं, इसको देख लीजिए, थोड़ा स्पष्ट तो आ गया है। 10 ए में आपका 22% संभवतः है, बी में 18%, सी में 10%, डी में 17%, ई में 8%, एफ का पता नहीं चल रहा है, जी का पता नहीं चल रहा है। यानी कि इस टाइप का आता है, उसको कैच कर लीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज दिए गए हैं। डी का 16% है, जी का 12% है, एफ का 15% है, बी का 17% है, सी का 13% है, ए का 18% है। इस तरीके से है। और नीचे जो आपका दिया गया है कुल विद्यार्थी भर्ती किए गए विद्यार्थी जो थे इसमें 8850। ओके, 8850।
और इसमें जो भर्ती किए गए विद्यार्थी हैं 5700। तो पहला जो आपका प्रश्न है, स्कूल ए में भर्ती हुए और उसमें उत्तीर्ण हुए छात्रों का अनुपात क्या है, तो 11:11 आएगा। उसी तरीके से स्कूल बी एवं सी को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो डी नंबर 80। उसके अलावा स्कूल डी और ए मिलाकर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और स्कूल ई और सी में कुल भर्ती विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या था, तो 399। स्कूल ई में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, 75। तो इस तरीके के प्रश्न आपके मैथ से आए थे, स्टेट से आए थे, डीआई से आए थे। उसी तरीके से आपको तैयारी करना है भविष्य के एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन जो आए थे खंड ए में, ग्रुप बी के सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन थे, इसमें 2 का ही उत्तर आपको देना था। पहला क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करें। दूसरा आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, विवेचना करें। आर्य समाज से दे दिया गया। बिरसा मुंडा आंदोलन सरदारी आंदोलन का विस्तार था, मंतव्य दें। 6th जेपीएससी मेंस में भी आया था प्रश्न। चलिए सेक्शन 2 में देखिए क्या आया था, इसमें भी 3 में 2 देना था। झारखंड के खनन उद्योग के लिए के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की व्याख्या करें। इसके अलावा जो यहाँ प्रश्न आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का परिचय सहित मूल्यांकन करें। और जो लास्ट प्रश्न था इसमें भी 3 में 2 बनाना था, 20-20 मार्क्स के थे, 40 मार्क्स। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर प्रकाश डालें। ये था आपका जीएस का प्रश्न। इसके आंसर को मैंने मैथ्स वाले को फिर से डाल दिया है। अब हम लोग देखते हैं एलएसडब्ल्यू के प्रश्नों को। एलएसडब्ल्यू के जो आपके प्रश्न थे इसमें भी एमसीक्यू डाले गए थे। हालांकि इसका अंदाज नहीं था पहले क्योंकि मॉडल नहीं दिया गया था, लेकिन एमसीक्यू का नेचर बहुत ही सॉफ्ट रखा गया था, इसलिए विशेष कोई समस्या स्टूडेंट्स को नहीं आई होगी जिन्होंने पढ़ के गया होगा। और बहुत सारे का उत्तर इनमें से सभी भी था, डी नंबर। तो यहाँ पर जो आपका ग्रुप ए था, यहाँ पर भी एमसीक्यू था जिसमें 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, यानी कि 40 मार्क्स। ओके, प्रत्येक के लिए 2 अंक थे। और ग्रुप बी में आपका जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था, सेम पैटर्न था। सेक्शन 1 में 3 प्रश्न में से आपको 2 का उत्तर देना था, और प्रत्येक के लिए मार्क्स जो था जीएस में जैसे 20 था, यहाँ 40 कर दिया गया। और सेक्शन 2 में 3 प्रश्नों में 2 प्रश्न का उत्तर देना था, यहाँ पर भी प्रत्येक के लिए अंक जो थे 40 थे। तो पहला तो आपका ग्रुप ए अनिवार्य था, लेकिन ग्रुप बी का 2 सेक्शन था जिसमें 3-3 प्रश्न थे, 3-3 में से 2-2 देना था। इस प्रकार 160 मार्क्स के सब्जेक्टिव और 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे पेपर 1 में। पेपर 2 का भी यही पैटर्न था, सेम पैटर्न। चलिए क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसको देख लीजिए। आधुनिक श्रम विधान के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। संरक्षण का सिद्धांत, नियमन का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, इनमें से सभी, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के क्या कार्य हैं? आईटीआई, अपग्रेडेशन, आजीविका परामर्श, ये सब क्वेश्चन है आपका। रोजगार मेला लगाना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? नेचुरली आपका 1881 में बनाया गया था। प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, आर.के. दास। ये तो सारा का सारा नोट्स दे दिया गया था, 1-1.5 माह में ही नोट्स दे दिया गया था एलएसडब्ल्यू का। बहुत बेहतर तैयारी की वहाँ के मेंबर्स ने। सीडीपीओ के इंटरव्यू प्रोग्राम भी चल रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, और जैसे ही रिजल्ट आ जाते हैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू भी प्रदान किए जाएंगे, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। रिजल्ट का केवल इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान समय का आपको कंस्ट्रक्टिव यूज करना चाहिए।
ताकि जो 50 मार्क्स बचे हुए हैं उसमें आप बेहतर कर सकें, वहाँ पर किसी तरीके की समस्या ना हो। इसके अलावा 14th JPSC के फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएंगे, मुख्य परीक्षा के 4 GS पेपर के नोट्स मिल जाएंगे और क्लास भी होंगे दोनों के, प्लस आंसर राइटिंग भी 3 से 4 क्वेश्चन डेली हर वीक में प्रैक्टिस हो रहे हैं। इसके अलावा वन संरक्षक वाले के प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स मिल जाएंगे, क्लास तो अभी नहीं हो रहा है। अब मुख्य परीक्षा के GS के ही नोट्स मिल पाएंगे, ऑप्शनल के नहीं। उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। सहायक वन संरक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के नोट्स अगर चाहिए किन्हीं को तो। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में जिस मूल अधिकार का श्रम और श्रम विधान का प्रत्यक्ष संबंध है, तो समानता का अधिकार, शोषण रक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से सभी आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस काम के अधिकार का प्रावधान? 41। नेक्स्ट, मजदूरी पर कानून का संबंध है। उपादान, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी भुगतान, तो सारा हो जाएगा। प्रसूति हित लाभ 1961, हालांकि अब संशोधन कर दिया गया है 26 वीक, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इसलिए पुराने वाले 12 सप्ताह ही आपको मानने थे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था, उपादान के मामले में एक श्रमिक से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए काम करने की स्थितियों में किसी हद तक सुधार की आवश्यकता है। किसके द्वारा महसूस किया गया है? कल्याण विभाग के द्वारा। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू हुआ? 1976। न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार किसको है? ए और बी दोनों के माध्यम से मजदूरी आधार है, अधिकार नहीं। श्रमिक और उसके परिवार की आवश्यकताएं, विधिक न्यूनतम मजदूरी है ना। मजदूरी भुगतान 1936 के संदर्भ में कौन सा मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? यात्रा भत्ते सम्मिलित नहीं है। जो पढ़े होंगे सब समझ रहे हैं। कौन सा एक नियामक श्रम कानून नहीं है? रेगुलेटिव कौन नहीं है? रेगुलेटिव आपका ट्रेड यूनियन है और औद्योगिक विवाद अधिनियम है, इसमें बहुत सारे रेगुलेशन दिए गए हैं। दुकान और स्थापना जो है संरक्षा अधिनियम है 1953 वाला। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना प्रावधान, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना प्रावधान के अनुसार अचानक मृत्यु के मामले में मिलने वाली कितनी राशि है? ये 5 लाख होगी, है ना, 5 लाख होगी। नेक्स्ट, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बालक या बालिका को नहीं लगाना। इट मीन्स कि बालक और बालिका का जो 14 वर्ष का उम्र निर्धारित है, उनके किसी भी कार्य में उनको नियोजित नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत अधिकृत कटौती नहीं? सारी कटौतियां आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ओवर टाइम के लिए कटौती। नेक्स्ट जो है, भारतीय श्रम कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किन सिफारिशों को सम्मिलित किया गया है? कार्य की दशाएं, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा। सिफारिश जहाँ तक संभव हुआ है भारत ने सभी में कर लिया है। कन्वेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। किसके अंतर्गत मानव तस्करी, भीख मांगना, इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? नेचुरली शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन का। बीड़ी सिगार अधिनियम 1966 पारित किया गया है। झारखंड सरकार या भारत सरकार या बिहार सरकार, ये 3 में कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन ये आपका वास्तव में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिक हैं, जो श्रमिक में सम्मिलित कौन होंगे? सीधे या एजेंसी के माध्यम से नियोजित व्यक्ति। कामगार का वहाँ डिफिनेशन डिटेल दिया गया था। जो क्वेश्चन आया था CDPO का, उसको देखिए। श्रम विधान की परिभाषा दें और श्रम विधान के विभिन्न प्रकारों का विवरण दें। 40 मार्क्स का था ये। 3 में से कोई 2 बनाना है। सेक्शन 1 वाला पढ़ रहा हूँ मैं। BPSC का भी जिनको भविष्य में CDPO देना है,
उनको भी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। कारखाना अधिनियम 1948 के संबंध में किन्हीं 3 विशिष्ट श्रम कानून प्रावधानों का मूल्यांकन निम्न आधार पर करें। सुरक्षा, कल्याण। ओके, तो सुरक्षा और कल्याण का डिटेल में आपको कर देना था। यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उद्देश्य और विस्तार क्षेत्र की व्याख्या करें। विस्तार क्षेत्र जब शब्द यूज कर दिया है तो आपको पूरा डिटेल दे देना था इस अधिनियम का। ओके, पूरा डिटेल लिख देना था हर चीज। नेक्स्ट सेक्शन 2 हम लोग आते हैं। इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन डाल दिया, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। नेक्स्ट जो है प्रसूति हित लाभ 1961 के संबंध में निम्न प्रावधानों पर चर्चा करें। बीमाकृत राशि, योग्यता शर्तें, प्रसूति हित लाभ की दर और अवधि। डिटेल में इन्हीं तीनों को आपको लिखना था, क्योंकि आपको एक तरीके से इन 3 टॉपिक के अंतर्गत ही आपको लिखना था। और कर्मचारी राज्य अधिनियम 1948 तो आपको पूरा डिटेल में लिखना था। झारखंड सरकार के श्रम प्रशासन की आलोचनात्मक विवेचना करें। श्रम प्रशासन का ये था आपका पेपर 1 का क्वेश्चन, LSW पेपर। चलिए अब पेपर 2 को हम लोग देखते हैं। सेम पैटर्न था यहाँ पर भी। पहला जो आपका था सेक्शन ए में 20 सब्जेक्टिव, ग्रुप ए में 20 सब्जेक्टिव और ग्रुप बी में 2 सेक्शन थे। सेक्शन ए, सेक्शन 2 दोनों में 3-3 प्रश्न थे, जिसमें 2-2 प्रश्न आपको बनाने थे। इस प्रकार सब्जेक्टिव का मार्क्स जहाँ तक बात था 160 और ऑब्जेक्टिव का मार्क्स 40। ओके, चलिए देखते हैं अब कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला, मारंगोम के जयपाल सिंह विदेशी छात्रवृत्ति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। औद्योगिक संबंधों का विस्तार क्षेत्र, श्रम संघ, औद्योगिक विवाद, नियोजकों के संगठन, हर जगह है। हालांकि जो व्यवहारिक रूप से नियोजकों वाला शामिल नहीं होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार ऐसे विवाद विचाराधीन होते हैं जो निम्नलिखित के बीच घटित होते हैं। नियोजक और कामगारों के बीच, नियोजक और नियोजकों के बीच, कामगारों और कामगारों के, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारिक रूप में नियोजक और कामगारों के बीच होता है। लेकिन जो 1947 का अधिनियम है उसमें जो लिखा हुआ है किसी के बीच भी होगा, सारे विचारणीय होंगे विवाद, लेकिन व्यवहारिक रूप से नियोजक और कामगारों के बीच होगा। लेकिन इसने अधिनियम का नाम लिख दिया है, इसलिए डी नंबर आंसर होगा। AITUC होगा, आप जानते ही होंगे। ओके, भारत सरकार ने अपना पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब लाया था? 1948 में लाया था। ठीक है, पहला औद्योगिक नीति 1948। इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़े होंगे। श्रम संघ अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 1926। समाजवाद की स्थापना श्रम संघों के किस प्रकार के उद्देश्य हैं? समाजवाद तो देखिए तुरंत नहीं स्थापित हो जाएगा, उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए दीर्घकालीन उद्देश्य में शामिल होते हैं। नोट्स में दिए गए हैं सारे। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ सरकार या समाज के द्वारा किस स्थिति में सहायता करना है? सिंपल सी बात है, ये आपके बुढ़ापा, दुर्घटना, बीमारी, प्रसूति अथवा बेरोजगारी तथा अर्जक की मृत्यु, तीनों स्थितियों में सहायता प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना MDMS जो है कब शुरू हुआ था? 1995 में, अभी पोषण 2 के रूप में चल रहा। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ये 2005 में किया गया था, 2010 में किया गया था। ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन 2010 में शुरू किया गया था। स्थायी श्रम समिति, इनमें से
किस में कार्यरत है? तो केंद्रीय स्तर पर यह कार्यरत है, स्थायी श्रम समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों की रक्षा का प्रावधान है? 46। वेश्यावृत्ति के प्रभाव क्या पड़ेंगे? नैतिक सामाजिक निश्चित रूप से पड़ेंगे, आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं, स्वास्थ्य पर तो पड़ते ही हैं, इनमें से सभी हो जाएंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएंगे? प्रोस्टिट्यूशन का जो इफेक्ट्स होगा वो इनमें से सभी होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रोजगार से संबंधित है। जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत इनमें से जनजातीय विकास परियोजना में कौन से मुद्दे शामिल हैं? सारे मुद्दे शामिल हो जाएंगे। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को सशक्त बनाना है। ओके, कैसे? ऑप्शन अलग अलग आपके दिए थे, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष 5,000 प्रतिवर्ष 60,000। तो देखिए लाडली लक्ष्मी योजना जो था आपका, वो आपका कहीं से भी इस टाइप का फिक्स राशि हर वर्ष नहीं था, वो चेंजेबल था पहला। और उस संदर्भ में यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है ना। कुल राशि 1,48,000 लगभग, अलग अलग वर्षों में अलग अलग आपके थे, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, झारखंड राज्य ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना किस स्थान से शुरू की? ओके, दुमका से ये शुरू हुआ था, पहले 2014 में, फिर 2020 में आपका लॉन्च हुआ था। दोबारा सरकारें बदलती हैं तो योजनाएं भी बदलते हैं। झारखंड श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? ये ऑप्शन के अनुसार ये युवा लोग से ही आपके संबंधित होंगे, युवा लोग से। ओके, इस योजना के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, इसको आप देख सकते हैं, है ना। 3,000 रुपये पेंशन 60, हालांकि स्वैच्छिक देना होगा, इसमें योगदान भी देना होगा तब मिलेगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य कौन है? तो महिला ही है ना। स्वास्थ्य मिशन जननी सुरक्षा तो जानते ही होंगे आप लोग। सत्य और अहिंसा पर जोर कौन से दर्शन? तो गांधीवादी दर्शन होगा, मार्क्सवादी और डनलप में तो होगा नहीं। अब आते हैं सेक्शन 1 ग्रुप बी का क्या क्या क्वेश्चन आया था, देखिए। औद्योगिक संबंध की अवधारणा की व्याख्या करें और इसके विस्तार क्षेत्र। सिंपल क्वेश्चन थे, आराम से बना लिया होगा आपने। नेक्स्ट, श्रम संघ की परिभाषा दीजिए, इसके उद्देश्य और तरीका। ये भी एक बेहतर क्वेश्चन था और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। औद्योगिक संबंधों के एकात्मक और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। 2 ही बनाना था, जो बेस्ट आपको 2 लगता वहां पर आप बना लेते। चलिए अगले क्वेश्चन सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पर भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार 47 के अनुसार सुलह बोर्ड, कॉन्सिलिएशन बोर्ड जो आपके हैं, उसकी शक्ति और कर्तव्यों की व्याख्या करें। काफ़ी डिटेल में इसका नोट्स दिया गया था, सुलह बोर्ड का समझाया भी गया था क्लास के दौरान। आजीविका के संबंधित परियोजनाओं में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की भूमिका की व्याख्या करें, यानी कि JSLPS के बारे में यहाँ पर पूछ दिया गया। इसके कार्यों की जानकारी तो आप लोगों को रहती ही है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते थे, हालांकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट, महिला कल्याण के क्षेत्र में झारखंड सरकार की भूमिका, आराम से इसको लिख सकते थे और योजनाओं के साथ इसको लिखना था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। तो जो भी आपके क्वेश्चन थे यहाँ पर बता दिया गया है और MCQ के आंसर भी बता दिए गए हैं। 14th JPSC के फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुके हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और CDPO के 50 मार्क्स को आपको सीरियसली लेना है, इसको मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि यह आपको लिस्ट में लाने में मदद करेगा अगर कहीं पर भी आप वीक पड़े हैं 600 मार्क्स में। ओके, कटअप की जहाँ तक बात है, अगर आप 400 के आसपास सारे मिला करके हैं, 400 प्लस, तो इंटरव्यू कॉल की पूरी तरीके से आशा कर सकते हैं। महिलाओं का कटअप
30 से 40 मार्क्स कम रहने की संभावना है, यानी कि 350 के आसपास, है ना। और हिंदी क्वालिफाइंग पेपर था, इसको बस ध्यान रखना है। हिंदी भी सही तरीके से आपने दिया है तो चिंता करने की बात नहीं है। एवरेज या अच्छा एग्ज़ाम जैसा भी आपको फील हो रहा गया है, CDPO के इंटरव्यू की ज़रूर तैयारी कीजिए। वहाँ पर नोट्स भी दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके, क्लासेस भी लाइव होंगे और रिजल्ट के बाद मॉक इंटरव्यू भी दिए जाएंगे, ताकि आपकी कहीं से कोई कमी नहीं रह जाए। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।